हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जामशिप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के जनवरी 2025 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट कार्यक्रम के दौरान राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ। डबल डेकर बस सेवा में यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए टिकट पर 50% की छूट की भी घोषणा की गई। हिंदुजा समूह राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट स्थापित कर रहा है, जिसका उत्पादन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अगला है डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना। इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीलीभीत और गोरखपुर जिले से डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का शुभारंभ। कहां से? पीलीभीत और गोरखपुर से। भारत में डिजिटल कार्ड प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु इस योजना का शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति हेतु नए नियम। उत्तर प्रदेश में डीजीपी की नियुक्ति हेतु नए नियम। नए नियम के तहत राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का चयन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा। समिति में राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी के एक नामित व्यक्ति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या नामित व्यक्ति, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव तथा राज्य के सेवानिवृत्त डीजीपी जो है सदस्य के रूप में शामिल होंगे। अगला है सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एससीएल समूह की वाम सुंदरी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड तथा हीरा नंदानी ग्रुप की टार्क सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। अगला है पशुपालन एवं पैरा वेटनरी मेडिसिन में पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति। यूपी कैबिनेट ने पशुपालन पर वेटनरी मेडिसिन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रम शुरू करने की नीति तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वीर गाथा परियोजना 4.0 में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। उत्तर प्रदेश 45 लाख से अधिक छात्रों के नामांकन के साथ वीर गाथा परियोजना 4.0 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। वीर गाथा परियोजना रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जिसे 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों के वीर जवानों की प्रेरक कहानियों से जोड़ना है। अगला है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी बनाम भारत संघ व अन्य मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2024 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च 2024 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। नेक्स्ट है आगरा और प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टर का विकास। इसका उद्देश्य अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत आगरा प्रयागराज में प्रमुख क्लस्टरों का विकास करना है। अगला है वृंदावन योजना पार्क लखनऊ में भारतीय उद्योग परिषद एग्रोटेक इंडिया कृषि का 16वां संस्करण आयोजित किया गया। 15 से 20 नवंबर 2024 के मध्य संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश में जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सहभागिता महोत्सव आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जनजाति सहभागिता महोत्सव 15 से 20 नवंबर के मध्य। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान प्रकृति और वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कहां पर? प्रयागराज में महाकुंभ मेले के दौरान बर्ड फेस्टिवल, और इसकी थीम थी कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। क्या थी इसकी थीम? कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु। अगला है आजमगढ़ के इटौरा चंदेश्वर में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट है अन्य राज्य। 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स की भी आधारशिला रखी। नेक्स्ट है शारदा सिन्हा का निधन। बिहार कोकिला के नाम से विख्यात प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में
नई दिल्ली में 5 नवंबर 2024 को निधन हो गया। इन्हें 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनका निधन कब हुआ था? 5 नवंबर 2024 को। जमुई से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के जमुई में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह के दौरान 6,640 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन। अगला है बेंगलुरु में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर मीट का आयोजन। बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर मीट का आयोजन कहां पर किया गया? बेंगलुरु में। सीएम नीतीश कुमार ने राजगीर में आयोजित पहली एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली एशियाई महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 इसका शुभारंभ कहां पर किया गया? राजगीर में। सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दुर्लभ कॉमन कैट स्नैक बोइगा ट्राइगोनाटा की खोज की गई। भागलपुर जिले में स्थित सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम हिंदू तीर्थ स्थल अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखा जाएगा। चीता संरक्षण हेतु मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन। मध्य प्रदेश राजस्थान संयुक्त पैनल का गठन चीता संरक्षण हेतु। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कोटा 33% से बढ़ाकर 35% करने का निर्णय। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि कांगड़ा के बनखंडी क्षेत्र में बनने वाला दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान धारणी एवं पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। 5वां EMRS राष्ट्रीय संस्कृत एवं साहित्यिक उत्सव कहां पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया उद्भव नामक शीर्षक से। 8 से 11 नवंबर 2024 के मध्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें अधिवेशन का उद्घाटन जो है केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इंडियन रोड कांग्रेस का जो 83वां अधिवेशन था यह कहां पर आयोजित किया गया था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027। यह नीति पीएम मोदी के विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप है। मेलूरी नागालैंड का 17वां जिला घोषित। ये इंपॉर्टेंट है, मेलूरी जो है यह नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया। मणिपुर के 5 जिलों के 6 पुलिस थाना क्षेत्रों में पुनः अपसा लागू किया गया। बेंगलुरु में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया। मणिपुर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक निंगोल चक्कौबा मनाया गया। निंगोल चक्कौबा यह मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार है। कहां पर मनाया गया? मणिपुर में। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? श्रीभूमि। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिदृश्य। इसमें पहला है नई चेतना 3.0 अभियान का शुभारंभ 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2024 तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संसद मार्ग नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना बदलाव पहल की के 3रे संस्करण का शुभारंभ किया। इस अभियान का नारा है एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किया जा रहा है। दूरसंचार साइबर सुरक्षा नियम अधिसूचित। यह नियम केंद्र सरकार को किसी दूरसंचार इकाई से संदेशों की सामग्री के अलावा ट्रैफिक डेटा तथा कोई अन्य डेटा मांगने की शक्ति देते हैं। नई नियमावली के अनुसार सरकार इन सामग्रियों तक पहुंच प्राप्त कर सकती है और किसी भी दूरसंचार इकाई को निर्दिष्ट बिंदुओं से ऐसे डेटा के संग्रह के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा स्थापित करने का निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट है विकलांग बच्चों के लिए सुगम्यता एक मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट। CJI चंद्रचूड़ वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन्होंने इस फैसले में कहा कि विकलांगता तभी एक त्रासदी है जब समाज दिव्यांगों को अपने जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजें प्रदान करने में विफल रहा हो। निर्णय में कहा कि विकलांग व्यक्तियों का पर्यावरण सेवाओं और अवसरों तक पहुंच का अधिकार एक आवश्यक मानवीय और मौलिक अधिकार है।
नेक्स्ट है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया गया। यह आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कोच्चि में। 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। अगला है कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक के विज्ञापनों के रोकथाम के लिए दिशा निर्देश 2024। 50 से अधिक छात्रों को कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा स्थापित संचालित केंद्र कोचिंग सेंटर के अंतर्गत आते हैं। कोचिंग केंद्रों को विज्ञापन में छात्र की तस्वीर के साथ साथ नाम, रैंक और पाठ्यक्रम जैसे विवरण आदि महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना होगा। कोचिंग संस्थानों को झूठे वादे आदि को रोकने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित और सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और जो 35वां त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन था इसका भी उद्घाटन, इसकी अध्यक्षता जो है सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा की गई थी। और दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव इसका जो है उद्घाटन भी सीडीएस अनिल चौहान द्वारा की गई। डीएचआर आईसीएमआर स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता सम्मेलन 2024 नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत एनसीएक्स 2024 नई दिल्ली में स्थित सीजीओ परिसर में आयोजित 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया। अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन। प्रधानमंत्री मोदी परिषद के अध्यक्ष तथा 9 केंद्रीय मंत्री तथा सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। 13 केंद्रीय मंत्रियों को इस परिषद में अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद गठित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 263 सरकारी आयोग ने इस निकाय के गठन की सिफारिश की थी। विकास के लिए हस्तांतरण पर वित्त आयोग का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यह सम्मेलन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व मंच नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से। भारत का समुद्री क्षेत्र देश के लगभग 95% व्यापार तथा मूल्य की दृष्टि से देखें तो 70% व्यापार को संभालता है। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद के सहयोग से इसका आयोजन किया गया और इसकी विषय थी एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन नई दिल्ली में, विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी यह भी नई दिल्ली में आयोजित की गई। 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेस ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से तथा संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर इसको आयोजित किया। कहां पर? नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव एवं संगोष्ठी। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव यह भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया 15 से 16 नवंबर की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव और इसका विषय था समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। बोडो शांति समझौता 27 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हस्ताक्षरित किए गए थे। नेक्स्ट है मैसूर संगीत सुगंध महोत्सव मैसूर में आयोजित, इसका उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। नेक्स्ट है आर्थिकी। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का 43वां संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी थीम थी विकसित भारत एट 2047। इसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया।
बिहार और उत्तर प्रदेश इस मेले में भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुए, जबकि झारखंड फोकस राज्य रहा। बिहार और उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य और फोकस राज्य कौन सा रहा? झारखंड। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण। नवंबर में वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चौथे चरण के एकीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक की संख्या जो है 43 से घटाकर 28 करने का प्रस्ताव किया गया है। 43 से घटाकर 28। इस एकीकरण का उद्देश्य इन्हें अधिक कुशल बनाना है और एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सिद्धांत के तहत आरआरबी का समेकन करना है। आरआरबी की स्थापना 1975 में नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिश के अनुसार हुई थी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी एफपीआई का एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकरण। इसके तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई को भारतीय कंपनियों में इक्विटी होल्डिंग निर्धारित 10% की सीमा से अधिक होने पर अपने निवेश को एफडीआई में परिवर्तित करने की अनुमति दी गई है। और आरबीआई ने भारत सरकार और सेबी के परामर्श के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दिया। भारत के पहले एआई डेटा बैंक का शुभारंभ। अगला है भारत के पहले एआई डेटा बैंक का शुभारंभ। नई दिल्ली में 20 नवंबर को एसोचैम द्वारा 7वीं ग्लोबल एआई लीडरशिप मीट 2024 का आयोजन किया गया। 7वीं ग्लोबल एआई लीडरशिप मीट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? एसोचैम द्वारा। और इसकी थीम थी भारत के लिए एआई। भारत के लिए एआई विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार और नैतिकता तथा शासन। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा बैंक के शुभारंभ की घोषणा की। भारत मालदीव स्थानीय मुद्रा में सीमा पार भुगतान हेतु समझौता। आरबीआई और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मुंबई में इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सीमा पार लेनदेन में भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया के उपयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना। सीपीएसईज के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड। निवेश और पूंजीगत परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग यानी दीपम ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए संशोधित पूंजी पुनर्गठन मानदंड जारी किया। दिशा निर्देश के अनुसार एनबीएफसी जैसी वित्तीय क्षेत्र की केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों को शुद्ध लाभ का 30% या निवल मूल्य का 4% जो भी अधिक हो न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी। इन परियोजनाओं में प्रदेश के शी जिले में 186 मेगावाट की तातो वन जल विद्युत परियोजना तथा शी जिले में ही 240 मेगावाट की हिओ जल विद्युत परियोजना शामिल है। तातो वन और हिओ। टाइटेनियम स्लैग के उत्पादन हेतु इंडो कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी। भारत कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी JREU के टाइटेनियम लिमिटेड की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत कजाक संयुक्त उद्यम कंपनी। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना और देश भर में किसानों का कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की आम परिषद की बैठक। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की आम परिषद की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने परिषद की बैठक को संबोधित किया। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। भारत 2026 तक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष। भारत को 2024 से 26 तक की अवधि के लिए ISA का अध्यक्ष चुना गया। ISA असेंबली ने अस्थायी समिति के लिए 8 उपाध्यक्षों का भी चुनाव किया, जिसमें अफ्रीका क्षेत्र के लिए घाना और सेशेल्स, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देश के लिए ग्रेनेड और सूरीनाम को तथा यूरोप के लिए जर्मनी और इटली को उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज यानी AIAM। अमेरिका के मैरीलैंड में स्थित टैकोमा पार्क शहर में एक नवगठित सरकारी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज लॉन्च किया गया। कहां पर? अमेरिका के मैरीलैंड में। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया।
AIAM के संस्थापक और अध्यक्ष के रूप में प्रसिद्ध सिख परोपकारी जलदीप सिंह को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है G20 शिखर सम्मेलन 2024, ये इंपॉर्टेंट है। 18 से 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यह ब्राजील में होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। यह G20 की 19वीं बैठक थी। 18वीं कहां पर हुई थी? इंडिया में। इस सम्मेलन में 19 सदस्य देशों के नेताओं के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के अंत में G20 रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र को अपनाया गया। कौन सा घोषणा पत्र? रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र। हो सकता है कि रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र किससे संबंधित है? G20 से। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक चुनौतियों और संगठनों का समाधान करना तथा मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। और घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लामबंदी पर टास्क फोर्स की स्थापना का स्वागत किया गया। नेक्स्ट है द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन। 19 नवंबर 2024 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का शुभारंभ किया। नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी का शुभारंभ किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। रक्षा और सुरक्षा, व्यापार, निवेश आदि पर सहयोग में चर्चा की गई। दोनों देशों का प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 10 मार्च 2023 को। कहां पर? नई दिल्ली में। दूसरा कहां पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में। पहला नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की गुयाना की राजकीय यात्रा। 20 से 21 नवंबर 2024 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। यात्रा के दौरान भारत और गुयाना ने 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और कैरिबियाई देशों में यूपीआई से संबंधित सहयोग क्षेत्र शामिल हैं। इस दौरान गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया की राजकीय यात्रा 16 से 17 नवंबर के मध्य। इस दौरान उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के साथ आधिकारिक वार्ता की। दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, सीमा शुल्क सहयोग और सर्वेक्षण सहयोग पर 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया। जापान का लिग्नोसैट उपग्रह। यह लकड़ी के पैनल से निर्मित पहला उपग्रह है। लिग्नोसैट उपग्रह, इसका निर्माण क्योटो विश्वविद्यालय तथा सुमितोनो फॉरेस्ट्री द्वारा किया गया है। लिग्नोसैट घन के आकार का एक उपग्रह है, जिसके प्रत्येक भुजा की माप 4 इंच है और इसका वजन 900 ग्राम है। इसे पारंपरिक जापानी तकनीक का उपयोग करके मैग्लेनिया की लकड़ी से बिना पंच या गोंद से बनाया गया है। इसे स्पेस एक्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा गया। किसके माध्यम से? स्पेस एक्स के माध्यम से। भारत रूस के बीच पंतशीर एवं डिफेंस सिस्टम हेतु समझौता। किसके बीच? भारत और रूस के बीच। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने घोषणा की कि उसने पंतशीर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम हेतु सहयोग के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत रूस भारत को पंतशीर वेरिएंट के एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और फिर दोनों मिलकर इसे विकसित करेंगे। भारत सीरिया विदेश कार्यालय परामर्श का 6ठा दौर। भारत और सीरिया ने नई दिल्ली में विदेश कार्यालय परामर्श के 6ठे दौर का आयोजन किया। कहां पर? नई दिल्ली में। रूस का संशोधित परमाणु सिद्धांत। इसमें रूसी सेना द्वारा परमाणु हथियारों के उपयोग के दायरे को व्यापक बनाया गया है। पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की डिग्री पर हस्ताक्षर तब किए हैं जब अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर सैन्य लक्ष्यों पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल का उपयोग करने की अनुमति दी है। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुना गया है, जबकि जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति चुना गया। अमेरिकी चुनाव प्रत्येक 4 साल में एक निश्चित तिथि पर आयोजित किए जाते हैं।
नेक्स्ट है एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। अक्टूबर 2024 में भारत को एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में शामिल किया गया। भारत 2026 में इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा किया जा रहा है। दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डिकॉन मिशेल ने जॉर्ज टाउन गुयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। कहां पर? जॉर्ज टाउन। और पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? न्यूयॉर्क में 2019 में। कैरिकॉम में 15 सदस्य देश हैं। विश्व शहरी फोरम का 12वां संस्करण मिस्र के काहिरा में संयुक्त राष्ट्र की मानव बस्ती कार्यक्रम यानी यूएन हैबिटाट इसके द्वारा आयोजित किया गया। कहां पर? मिस्र के काहिरा में। विश्व शहरी फोरम का 12वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? मिस्र के काहिरा में, जिसकी थीम थी इट ऑल स्टार्ट्स एट होम। इसका समापन 10 सूत्री काहिरा कॉल टू एक्शन को अपनाने के साथ हुआ। विश्व शहरी फोरम संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2001 में स्थापित टिकाऊ शहरीकरण पर प्रमुख वैश्विक सम्मेलन है। कब स्थापित किया गया था? 2001 में। कहां पर इस बार आयोजित किया गया? मिस्र के काहिरा में। इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से 2029। 18 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में भारत और इटली ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान यह कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया। दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की 25वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की 25वीं बैठक नई दिल्ली में। इसे ट्राई द्वारा एशिया प्रशांत दूरसंचार समुदाय के सहयोग से आयोजित किया गया। भारत ने मोजाम्बिक को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए। किसे? मोजाम्बिक को। इन जल जेट चालित नौकाओं की अधिकतम गति 45 नॉट है और 12 नॉट पर इनकी रेंज 200 समुद्री मील है। नेक्स्ट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम का उड़ान परीक्षण। 14 नवंबर को डीआरडीओ ने प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स सत्यापन परीक्षणों के हिस्से के रूप में निर्देशित पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से उड़ान परीक्षणों के सफल समापन की घोषणा की। किसने? डीआरडीओ ने। अगला है स्पेस टेबल टॉप एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित 11 से 13 नवंबर के मध्य। इस दौरान रक्षा अंतरिक्ष कार्यक्रमों के समक्ष आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और अंतरिक्ष सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानूनों की उभरती प्रकृति पर प्रकाश डाला गया। अगला है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM का परीक्षण। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पहला उड़ान परीक्षण किया गया। मिसाइल ने वे पॉइंट नेविगेशन का प्रयोग करते हुए वांछित पथ का अनुसरण किया। नेक्स्ट है IAF 295 फुल मोशन सिमुलेटर सुविधा का उद्घाटन वायुसेना स्टेशन आगरा में। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन इसरो द्वारा लेह में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया गया। कहां पर? लेह में, लद्दाख के लेह में। इस मिशन का लक्ष्य अंतर्ग्रही आवास की स्थितियों का अनुकरण करना है, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक अस्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता का पता लगाने में मदद मिलेगी। अगला है GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भारत के अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-N2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। GSAT-N2 इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए। कहां से? फ्लोरिडा के कैप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से। यह पहली बार था जब स्पेसएक्स ने भारत के लिए कोई पेलोड लॉन्च किया। GSAT-N2 को GSAT-20 के नाम से भी जाना जाता है। इसका भार 4700 किलोग्राम है तथा इस मिशन का जीवन काल 14 वर्ष है। नेक्स्ट है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा APJ अब्दुल कलाम द्वीप से ग्लाइडेड व्हीकल के माध्यम से। इस मिसाइल से हवा, पानी और जमीन तीनों जगह से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
भारत के जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम के रूप में दवा प्रतिरोधी संक्रमण के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। इसे बिराक के सहयोग से विकसित किया गया है, जिसे फार्मा कंपनी बोल्काड्रट द्वारा मिकनाफ नाम से बाजार में लाया गया। मिकनाफ इसे विशेष रूप से सामुदायिक अधिग्रहित जीवाणु निमोनिया के इलाज के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आपदा न्यूनीकरण व क्षमता निर्माण परियोजनाओं हेतु वित्तीय मंजूरी। 26 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा शमन और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। समिति ने 15 राज्यों में 1000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC COP29। 11 से 24 नवंबर के मध्य अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। COP28 ये कहां पर आयोजित किया गया था, आप लोग कमेंट करके बताएं। COP29 जो है यह अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया। इस दौरान क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 19वीं बैठक भी आयोजित की गई। विकासशील देशों को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए पिछले लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष को वर्ष 2035 तक 3 गुना बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष। हालांकि विकासशील देशों द्वारा 1.3 ट्रिलियन डॉलर की मांग की गई थी, से जो है यह काफी कम है। इस वजह से भारत ने इस क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज को खारिज कर दिया। कॉप जो है यह UNFCCC का मुख्य शासी निकाय है। इसे 1992 में स्थापित किया गया था। UNFCCC में 198 सदस्य हैं, यानी 197 देश हैं और इसमें एक यूरोपीय संघ शामिल है। अगला है ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ। 15 नवंबर को COP29 जलवायु परिवर्तन के दौरान संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन यानी यूनेडो तथा क्लाइमेट क्लब ने औद्योगिक विकार्बनीकरण के लिए ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म यानी GMP लॉन्च किया। किसके लिए? औद्योगिक विकार्बनीकरण के लिए। अगला है जैव विविधता संरक्षण हेतु विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित 58वीं NMCG कार्यकारी समिति के बैठक में जैव विविधता संरक्षण पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। छत्तीसगढ़ में देश का 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की। इस अधिसूचना के साथ छत्तीसगढ़ में अब 4 बाघ रिजर्व हो गए हैं। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला यह चौथा है छत्तीसगढ़ का और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व। विश्व के सबसे बड़े प्रवाल की खोज। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में स्थित सोलोमन द्वीप के पास विश्व के सबसे बड़े प्रवाल की खोज की। नेक्स्ट है भारत में जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि की संभावना। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से संबंधित अध्ययन के अनुसार जीवाश्म ईंधन से भारत के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2024 में 4.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वैश्विक स्तर पर जीवाश्म आधारित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन इस साल 37.4 बिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है, जो कि 2023 की अपेक्षा 0.8% की वृद्धि को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में चीन के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 0.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान 8% है, जबकि चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ क्रमशः 32, 13 और 7% योगदान देते हैं। भारत कितना देता है? 8%, चीन 32%, अमेरिका 13% और यूरोपीय संघ 7% योगदान देते हैं। नेक्स्ट है माउंट लेबोटोबी में ज्वालामुखी उद्गार। माउंट लेबोटोबी और यह जो है इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एवं सूचकांक। रिपोर्ट्स एवं सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इसे जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। भारत जो है 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया 2025 रैंकिंग। एशिया 2025 रैंकिंग शीर्ष 100 में भारत के
7 तथा शीर्ष 50 में भारत के 2 विश्वविद्यालय शामिल रहे। आईआईटी दिल्ली 44वें स्थान पर और आईआईटी मुंबई 48वें स्थान पर रहा। यह रैंकिंग पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया के 25 देशों को कवर करने वाले 984 संस्थानों का मूल्यांकन करती है, जिसमें 2025 में भारत के 46 संस्थान शामिल हैं। इसमें शीर्ष 100 में भारत के 7 और शीर्ष 50 की बात करें तो इसमें 2 विश्वविद्यालय शामिल हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट, इसे वाइपो द्वारा जारी किया गया। भारत ने 2023 में पेटेंट आवेदन करने वाले 20 मूल देशों में सबसे तेज वृद्धि यानी 15.7% की वृद्धि दर्ज की। पेटेंट के लिए भारत 64,480 आवेदनों के साथ विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर रहा। पेटेंट के लिए 64,480 आवेदनों के साथ 6ठे स्थान पर। वैश्विक स्तर पर भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में 4थे स्थान पर रहा। भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय दुनिया भर में सक्रिय पंजीकरण के मामले में 2रे स्थान पर रहा। विश्व सौर रिपोर्ट श्रृंखला का 3रा संस्करण 3 से 6 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें सत्र के दौरान इसको जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। विश्व सौर बाजार रिपोर्ट में सौर ऊर्जा उत्पादन में हुई असाधारण वृद्धि को रेखांकित किया गया, जिसमें वैश्विक क्षमता वर्ष 2000 में 2 गीगावाट से बढ़कर 2023 में 1418.97 गीगावाट हो गई है। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा में निवेश में सबसे आगे है, जो कुल निवेश का 59% है। NI ऑन मीथेन, इनविजिबल बट नॉट अनसीन रिपोर्ट का 4था संस्करण यूनेप द्वारा प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024, COP29 के दौरान विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2024 के सबसे गर्म वर्ष होने का अनुमान है, जो वैश्विक तापमान में असाधारण वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। 2015 से 2024 रिकॉर्ड पर सबसे गर्म 10 वर्ष होंगे। यूनिसेफ की विश्व के बच्चों की स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व के लगभग आधे यानी लगभग 1 बिलियन बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जो जलवायु और पर्यावरण खतरों के उच्च जोखिम का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक विश्व के 1/3 से अधिक बच्चे सिर्फ 4 देशों भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान में रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बच्चों की जनसंख्या 2050 तक 2.3 बिलियन पर पहुंचकर स्थिर हो जाने का अनुमान है। भारत में 2050 तक बच्चों की संख्या 350 मिलियन होगी। यह विश्व में बच्चों की संख्या का 15% होगी। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी दी। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाएगी। अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने को मंजूरी। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपए के आवंटित बजट के साथ नीति आयोग के तत्वाधान में अपनी प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने को मंजूरी दी है। कब तक? 31 मार्च 2028 तक। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 विकसित भारत की दिशा में एक कदम है, जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित, मजबूत और गहरा करना है। देश का प्रकृति परिरक्षण अभियान। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर आयुष मंत्रालय का देशव्यापी अभियान देश का प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू हुआ, जो कि 25 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस महत्वपूर्ण अभियान का उद्देश्य पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा जागरूकता में क्रांति लाना है। इसमें 18 साल और उससे ऊपर के व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 29 अक्टूबर को पीएम मोदी ने 9वें आयुर्वेद दिवस समारोह के अवसर पर देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है विजन पोर्टल का शुभारंभ। 21 नवंबर को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विद्यार्थी नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल विजन का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना है।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए छात्र आउटस्टैंडिंग डिफॉल्ट के 75% की क्रेडिट गारंटी के पात्र होंगे। हरित हाइड्रोजन मिशन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के तहत उत्कृष्टता केंद्र हेतु प्रस्ताव। और हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 4 जनवरी 2023 को। अगला है एनटीपीसी द्वारा हाइड्रोजन ईंधन बसों का शुभारंभ। एनटीपीसी के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर इंजीनियरिंग कार्यालय परिषद नोएडा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हाइड्रोजन ईंधन बसों का शुभारंभ किया गया। चर्चित व्यक्ति पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया। अरुणाचल प्रदेश रंग महोत्सव 2024 के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। यह महोत्सव 22 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 के मध्य अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मिताली राज। मिताली राज को आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा महिला क्रिकेट संचालन की मेंटर नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेट संचालन की मेंटर नियुक्त किया गया है किसे? मिताली राज को। नेक्स्ट है प्रमुख नियुक्तियां, जिनमें पहले हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, इन्हें ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख। के संजय मूर्ति, भारत के नए कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। के संजय मूर्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। जो के संजय मूर्ति हैं ये भारत के नए कैग नियुक्त हुए। नेक्स्ट है अजय कुमार अरोड़ा, एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस नियुक्त। बीडी चापेकर, क्षेत्रीय सहयोग समझौता सूचना साझाकरण केंद्र के 7वें कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए। 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक की कार्य अवधि के लिए। नेक्स्ट है वाल्डेसी उर्कीजा। वाल्डेसी उर्कीजा, यूके में आयोजित इंटरपोल की 92वीं महासभा के दौरान वाल्डेसी उर्कीजा को इंटरपोल का नया महासचिव नियुक्त किया गया। इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? वाल्डेसी उर्कीजा को। और जो इंटरपोल की 92वीं महासभा थी, यह कहां पर आयोजित की गई थी? यूनाइटेड किंगडम में। जो इंटरपोल है यह 196 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसका मुख्यालय कहां पर है? फ्रांस के लियोन में। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर? फ्रांस के लियोन में स्थित है। सीबीआई को भारत में इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है, सीबीआई को। नेक्स्ट है हरिणी अमरसूरिया बनी श्रीलंका की प्रधानमंत्री। हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। ये श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने वाली तीसरी श्रीलंकाई महिला है। सुमति धर्मवर्धन। सुमति धर्मवर्धन, आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक की इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? सुमति धर्मवर्धन को। इन्होंने सर रोनी फ्लैगन का स्थान लिया, जो 14 वर्षों के बाद इस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अग्रवाल। 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के अध्यक्ष नियुक्त हुए। कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला व पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी। कब? 1927 में। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निधन। ब्रेटन बाक, ये दक्षिण अफ्रीका में जन्मे कवि, संस्मरणकार और पूर्व राजनीतिक कैदी का हाल ही में पेरिस में निधन। नेक्स्ट है वरदराव कमलाकर राव, विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान वरदराव कमलाकर राव का आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में निधन। पंडित राम नारायण, 9 नवंबर को सारंगी वादक पंडित राम नारायण का मुंबई में 96 वर्ष की आयु में निधन। ये एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी संगीतकार थे। विवेक देवराय, नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। जो विवेक देवराय थे ये 2015 में नीति आयोग के गठन से लेकर जून 2019 तक इसके पूर्णकालिक सदस्य थे। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टू स्वामी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और निजता के अधिकार के मामले में मुख्य याचिकाकर्ता।
इनका 28 अक्टूबर को 98 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। जो निजता का अधिकार है या किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, फिल्म अभिनेता थिरुडेल्ही गणेश तमिल सिनेमा में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए मशहूर, हाल ही में चेन्नई में निधन। नेक्स्ट देखते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित, और इसकी थीम थी यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ। इस वर्ष पुरस्कारों की एक नई श्रेणी भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, श्रेणी का क्या नाम है? भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक, इसको शामिल किया गया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रसार भारती की ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स ओटीटी का शुभारंभ किया। यह जो है प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ब्राह्मी फेल जो फिल्म थी, ब्राह्मी फेल, इसके अभिनेता विक्रांत मैसी ने पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवन ऑकिन की क्रॉसिंग को प्रतिष्ठित आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक प्रदान किया गया। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। गोल्डन पीकॉक यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म टॉक्सिक को प्रदान किया गया, जो कि एक लिथुआनियाई भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्लेमेंट फैवो होली कॉट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेगबान में मुरेसानु द न्यू ईयर दैट नेवर केम। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज कौन सी थी? लैंपन, जो कि मराठी भाषा में है। नेक्स्ट, 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार। नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश को 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? उर्मिलेश को। कुलदीप नैयर पुरस्कार सर्वप्रथम रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। 2024 का बुकर पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके उपन्यास आर्बिटल के लिए। आर्बिटल किसका उपन्यास है? सामंथा हार्वे का। इस उपन्यास के लिए सामंथा हार्वे को 2024 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह उपन्यास अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर आधारित एक चिंतनशील कृति है। बुकर पुरस्कार उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने बेहतरीन उपन्यास लिखे हैं और जिन्हें यूके में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीनियाई इजरायली शास्त्रीय पियानो वादक डेनियल बैरन बोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अव्वाद, इसे प्रदान किया गया। डेनियल बैरन बोइम और अली अव्वाद को 2023 का शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रमुख युद्धाभ्यास। त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार 10 से 18 नवंबर के मध्य। अब जो है इस बार आपने पीसीएस में देखा कि डेट भी पूछता है अभ्यास वगैरह का, तो इसलिए ऐड कर दिया गया कि कभी कभी दिमाग में आ जाए अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दोबारा पूछता है तो। 10 से 18 नवंबर के मध्य भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में पूर्वी प्रहार कोड नाम से 9 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में। इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में एकीकृत संयुक्त अभियानों को संगठित करके भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कौशल क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है भारत अमेरिका विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2024 में यह वज्र प्रहार का 15वां संस्करण था और यह कहां पर आयोजित किया गया? अमेरिका के इडाहो में स्थित आर्किड कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में। अमेरिका के इडाहो में स्थित आर्किड कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में 23 नवंबर को। तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 2024 जो है सी विजिल का चौथा संस्करण था और यह 21 नवंबर को आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय समुदायों के बीच समुद्री सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, अभ्यास गरुण शक्ति 2024। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में
जकार्ता के सीजंगतुंग में जकार्ता के सीजंगतुंग में 1 से 12 नवंबर के मध्य। और जो अभ्यास गरुण शक्ति है किसके बीच आयोजित किया गया? भारत और इंडोनेशिया के मध्य। संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्रा हिंद 8 से 21 नवंबर के मध्य महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में। जो आष्ट्रा हिंद है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। चर्चित पुस्तकें। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, यह किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर श्री राम चौलिया की। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। स्पीकिंग विद द नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, यह किनकी पुस्तक है? रामचंद्र गुहा की। ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म, रामचंद्र गुहा। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार, मोहर बसु। शाहरुख खान लीजेंड आइकन स्टार मोहर बसु की पुस्तक है। रतन टाटा, ये इंपॉर्टेंट है। रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है। रतन टाटा अ लाइफ, थॉमस मैथ्यू। विजन टू विक्ट्री अनलिशिंग इंडियाज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म, अजय ठाकुर। विजन टू विक्ट्री अजय ठाकुर। रतन टाटा ए लाइफ, थॉमस मैथ्यू। महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम। 5 नवंबर 2024, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया और जिसकी थीम थी लचीले भविष्य के लिए असमानताओं से लड़ना। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को विश्व दत्तक ग्रहण दिवस। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस जिसकी थीम थी यूथ एट फोरफ्रंट। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। 12 नवंबर विश्व निमोनिया दिवस। और विश्व निमोनिया दिवस की थीम थी एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। 14 नवंबर को विश्व बाल दिवस, इसकी थीम थी हर बच्चे के लिए हर अधिकार। 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम थी ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स, विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय दिवस की थीम थी शौचालय शांति के लिए एक स्थान। शौचालय शांति के लिए एक स्थान। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 25 नवंबर को महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस और इस वर्ष संविधान दिवस की थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 29 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस। 29 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस। नेक्स्ट है खेल। एक वर्ष में 3 T20 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर संजू सैमसन। एक वर्ष में 3 T20 शतक लगाने वाले भारत के पहले क्रिकेटर संजू सैमसन। नेक्स्ट रिद्धिमान साहा द्वारा संन्यास की घोषणा। रिद्धिमान साहा ने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले थे जिनमें उन्होंने 3 शतकों सहित 1353 रन बनाए थे। 3 शतकों सहित 1353 रन, 40 टेस्ट मैच और 9 वनडे मैच इन्होंने खेला था। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में पहली बार महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप आयोजित। फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराकर खिताब जीता। किसने खिताब जीता? भारतीय हॉकी टीम ने। कहां पर आयोजित किया गया था? बिहार के राजगीर में। भारतीय महिला हॉकी टीम दक्षिण कोरिया के बाद लगातार दूसरी बार महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। नेक्स्ट FIH हॉकी स्टार अवार्ड। ओमान के मस्कट में अंतरराष्ट्रीय हॉकी परिसंघ हॉकी स्टार अवार्ड 2024 समारोह आयोजित। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। नीदरलैंड की नी यिब्बी जेंसन को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर और चीन की ये जियो को महिला गोलकीपर चुना गया। हॉकी इंडिया का शताब्दी वर्ष। हॉकी इंडिया का गठन 7 नवंबर 1925 को
ग्वालियर में हॉकी के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय संस्था के रूप में किया गया था? 7 नवंबर 1925 को। मैग्नस कार्लसन ने जीता ब्लिट्ज खिताब। कोलकाता में आयोजित टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ब्लिट्ज खिताब जीता। कार्लसन ने अंतिम राउंड में विदित गुजराती को हराकर यह जीत दर्ज की। कोको गॉफ ने पहली बार WTA फाइनल का खिताब जीता। जो WTA का फाइनल था यह कहां पर आयोजित किया गया था? रियाद, सऊदी अरब में। फाइनल में अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने चीन की झेंग किनवेन को हराया। नेक्स्ट है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के 9 पदक। जो अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी यह कहां पर आयोजित की गई थी? अल्बानिया के तिराना में। अल्बानिया के तिराना में आयोजित भारत के पहलवान चिराग चिक्कारा ने पुरुषों की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। चिराग चिक्कारा ने स्वर्ण पदक और अंजलि ने 59 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। भारत ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य, 1 स्वर्ण 1 रजत और 7 कांस्य, टोटल 9 पदक हासिल किए। पंकज आडवाणी ने 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता। 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर ऐतिहासिक 28वां खिताब जीता। नेक्स्ट है वन लाइनर समसामयिकी। इसको आप लोग पीडीएफ से देखकर पढ़ लीजिएगा। ये वही सब चीजें हैं जो ऊपर पढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों ये था क्रॉनिकल मैगजीन की जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।